स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी कोर्स से जो आपकी बुक है आरोह, उसका जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये जो दो पार्ट है ये दोनों मैं आपको इजी समरी में करवा दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आप उसको कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपना जो भी मैसेज आप मुझ तक पहुंचाना चाहें तो वो पहुंचा सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा आप अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो चलिए फिर अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं भीमराव अंबेडकर की जो मतलब थे, वो कितना उन्होंने काम किया इस सब के लिए। ठीक है, जाति प्रथा, छुआछूत और जो हम कह सकते हैं समानता दिलाने के लिए, जो दलित समाज के लिए उन्होंने जो भी किया है और जो बाकी लोगों के लिए भी, वो बिल्कुल सराहनीय है। और उसके बाद संविधान में जो इनका योगदान है वो तो हम सभी जानते ही हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठहराकर कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक बताया गया। यानी कि जो कार्य कुशलता है उसके आधार पर श्रम विभाजन हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, ना कि जाति प्रथा के ऊपर। यानी कि जातियों को क्या है ना, काम पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है, ये जाति का बंदा ये काम करेगा, वो जाति का बंदा वो काम करेगा। ये अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं ये चीजें गलत है, क्योंकि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति की निजी क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाता। अब मान लो पुराने जमाने में अगर हम प्राचीन भारत में जाते हैं तो वहां पे जो निम्न जाति का अगर किसी को माना जाता था, उसको अलाउड नहीं था कुछ भी ऐसा पढ़ने का काम करना, पढ़ाने का काम करना। तो मान लो अगर कोई निम्न जाति का अच्छा टीचर बन सकता हो, उसमें गुण हो, लेकिन समाज ने तो उसे नीची जाति का बता दिया, तो उसका तो मतलब उसकी जो क्षमता है वो उसकी एबिलिटी का उपयोग ही नहीं हो पाएगा, वो तो जाति के अंदर उस मतलब बंधन में ही बंध के रह जाएगा। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। जाति प्रथा एक और तो मनुष्य को जीवन भर किसी पेशे के साथ बांधे रखती है। यानी कि जाति प्रथा में पहले कह दिया जाता है कि तुम शूद्र हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी सेवा करोगे और कोई काम नहीं करोगे। दूसरी ओर यदि कभी किसी व्यक्ति को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसके पास भूखे मरने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं मतलब होता। यानी कि अगर मान लो कोई शूद्र है, कोई निम्न जाति का है, वो नहीं चाहता वो काम करना जो उसको बोला जा रहा है जाति प्रथा में, लेकिन अगर वो कुछ और करेगा तो वो भूखा ही मरेगा, इसके अलावा उसको कोई काम नहीं करने दिया जाता। तो ये जाति प्रथा की कुछ गलत बातें हैं। फिर है श्रम विभाजन के अनुसार व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित कार्य श्रम को ही कर सकता है। यानी कि श्रम विभाजन के अनुसार क्या होगा, व्यक्ति अपने पूर्व निर्धारित कार्य जो होंगे या जो भी काम होगा वो अपने हिसाब से कर पाएगा। उसको वही कार्य करना पड़ता है जो समाज उसके लिए निर्धारित करता है। यानी कि समाज ने जाति प्रथा ये जो बना रखी है या बना रखी थी इतिहास के अंदर, उसमें मनुष्य को वही काम करना पड़ता था जो उसको जाति बोलेगी, या उसकी जो समाज के अंदर जो भी मतलब काम उसका निर्धारित होगा वही करना पड़ता था उसको, जो भी उसकी जीविका होती थी, चाहे वह कार्य उसको पसंद हो चाहे ना हो, भाई उसको तो वही करना पड़ेगा जो जाति प्रथा में लिखा होगा। समझ में आ रहा है आपको? इस प्रकार श्रम विभाजन मनुष्य में काम के प्रति अरुचि और उसे टालने की प्रवृत्ति का कारण बनता है। यानी कि जो श्रम विभाजन है, यानी कि जो जाति प्रथा के आधार पर जो काम बांट दिए गए थे, ठीक है, वो अगर किसी का मन ना हो कोई काम करने में, लेकिन जाति प्रथा में उसको कह रखा है कि नहीं आपको तो यही करना है, तो उसकी आरुचि, उसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं बनेगा उस काम में। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो और ना दिमाग लगता हो, वहां कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर पाएगा यार? अगर आपको कोई कह दिया जाए कि मतलब आपको बस ये सफाई करनी है, ठीक है, और कोई काम नहीं करना, तो आपका दिल ना करता होगा, जब भी आपको वो काम करवाया जा रहा है तो आप उसको नहीं कर पाओगे, लंबे समय तक आपका कोई विकास नहीं होगा। अब है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि समाज में अपनी रुचि के अनुसार पेशा ना चुनने की आजादी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? अपने मन से कोई अपना पेशा ही नहीं अगर चुन सकता, तो उसको इतनी भी आजादी नहीं है, तो वो कैसे अपना काम करेगा? वो बेरोजगार ही रहेगा। तो जाति प्रथा आर्थिक रूप से भी हानिकारक है हमारे लिए। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन, यानी कि जाति के नाम पर काम बांट देना, मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता और ना ही मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व होता है। देखो, अगर आपकी जाति के नाम पे आपको काम दे दिया गया है तो यानी कि आपके इंटरेस्ट का कोई इसमें महत्व नहीं रहा, ना ही आपकी भावनाओं की कोई कदर करता है उसके बाद। अब है
अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी यानी कि आर्थिक रूप से भी जाति प्रथा हानिकारक है, बिल्कुल है, क्योंकि यह मनुष्यों की स्वाभाविक प्रेरणा को, रुचि को, आत्मशक्ति को सब दबाकर उसको मतलब ऐसा बना देती है कि मतलब एक तरीके से मनुष्य दास बनकर रह जाता है। ओके, सब कुछ चीजें निष्क्रिय हो जाती हैं। तो ये था। अब है इसका पार्ट 2, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अब इसमें क्या बताते हैं, आइए देखते हैं कि लेखक की कल्पना का आदर्श समाज वह है कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का भाव हो। यानी कि ऐसा समाज हो जहां पे सभी को आजादी हो, समता हो, भाईचारे की भावना हो। भाईचारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में तुरंत सब तरफ फैल जाए। यानी कि समाज को समझ लेना चाहिए क्या चीजें अच्छी हैं और उसको अपना के समाज में बदलाव आ सके। ऐसे समाज में सब कार्यों में संभाग होना चाहिए, सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। यानी कि समाज में जो अगर कोई पिछड़ा तबका है उसके लिए सभी लोगों को टेंशन करनी चाहिए और उसको भी बराबरी में लाने की कोशिश, सभी के अंदर एक ये भावना होनी चाहिए कि हम उसकी भी रक्षा करें। सबको सामाजिक संपर्क के साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि जो भी अवसरों की जो समानता है, स्वतंत्रता है, वो होनी चाहिए। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। आवागमन यानी कि आना जाना, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता का विरोध कोई नहीं करता। ओके। संपत्ति रखने, जीविकाउपार्जन यानी कि जो भी जीविका आपको मतलब काम करना है, या मतलब औजार तथा सामान रखने के अधिकार पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मनुष्य के लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के अधिकार के लिए लोग तैयार नहीं होते। यानी कि अगर मनुष्य को उसको जाति प्रथा में ही मतलब अगर रखा गया हुआ है और वो अगर प्रभावशाली रूप से अगर वो कुछ काम करना चाह रहा है तो लोग उसको आजादी नहीं देते, कह देते हैं कि तुम पिछड़ी जाति के हो, तुम ये नहीं कर सकते। इसके लिए अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य दासता में जकड़ा जाता है, यानी कि वो दास बन के रह जाता है। दासता केवल कानूनी ही नहीं होती, जहां दूसरों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना पड़े वहां भी दासता होती है। भाई दासता यानी कि दास बन जाना, किसी का भी गुलाम बन के रहना। तो जहां समाज ने नियम पहले ही बना रखे हैं कि ये काम आपको करना है, आपकी जाति का काम ये है, तो आप तो वहां पे दास ही बन के रह जाओगे। जाति प्रथा में भी अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। यानी कि जो आपका मन है वो पेशा तो आप अपना नहीं रहे हो, कुछ और ही करना पड़ रहा है आपको जाति प्रथा के अंदर। तो एक आजादी होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं। फिर है समता। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द विवादास्पद रहा। ठीक है। समता के आलोचकों का कहना है कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी है जो समता और यानी कि जो समता है, ओके, समता का विरोध करते हैं। वो कहते हैं सभी मनुष्य एक जैसे है ही नहीं, तो सबके साथ बराबर व्यवहार क्यों किया जाए। तो मनुष्य की क्षमता तीन बातों पर निर्भर करती है। ओके। शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। मनुष्य खुद कितने काम कर रहा है, ओके, ये भी देखा जाता है। और सामाजिक उत्तराधिकार भी देखा जाता है, शारीरिक वंश परंपरा भी देखी जाती है। प्रश्न है कि इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु तब भी क्या समाज को उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब ये देख लो भाई, ये तीनों में फर्क होता है। जरूरी नहीं जिसको उत्तराधिकार में अगर कुछ मिला है तो वो उसके लिए प्रयत्न भी करता हो। ओके, तो सारे तो मतलब बराबर नहीं हो सकते। तो इसका उत्तर है आसमान प्रयत्न के कारण आसमान व्यवहार करना उचित है। यानी कि अगर कोई बंदा प्रयत्न ही नहीं करता, कोई मेहनत ही नहीं करता किसी काम को करने के लिए, तो उसके साथ क्यों समान व्यवहार किया जाए। वहां तो चलो उसके साथ हम असमान व्यवहार कर सकते हैं। परंतु अगर कोई अपनी क्षमता को विकसित करना चाहता है, कोई अपने लिए काम करना चाहता है, लेकिन उसको जाति के नाम पे कह दिया जाता है कि आप नहीं कर सकते, तो ये असमानता तो गलत है ना। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। फिर है वंश और सामाजिक उत्तराधिकार। लेखक मानते हैं कि वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर असमानता नहीं की जानी चाहिए, यानी कि वंशवाद ना हो। इससे केवल सुविधा संपन्न लोगों को लाभ मिलता है। ओके, वास्तव में प्रयास मनुष्य के वश में है, किंतु वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं होती। देखो, आपके एफर्ट्स आपके हाथ में होते हैं, लेकिन अगर समाज ने ही आपके लिए कह रखा है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे। अतः वंश और सामाजिकता के आधार पर आसमान व्यवहार करना गलत है, अनुचित है। राजनेता यानी कि एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, परंतु उसके पास सबके बारे में जानने की, उनकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानने का अवसर उसको नहीं होता। यानी कि वो बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ उनको डील करना होता है। अतः मानवता को ध्यान में रखते हुए
सबको दो वर्गों और श्रेणियों में विभाजित ना किया जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे वो नेता हो, चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, समाज को वर्गों में ना बांटा जाए। यही इस चैप्टर की एक सीख हमें मिलती है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।